नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फोन पर हुई अहम बातचीत। भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर मंथन। रूस ईरान पर बड़ा अमेरिकी दबाव। संसद में गतिरोध खत्म करने की बड़ी तैयारी। कल सदन में उतरेंगे अमित शाह। परिसीमन, एफसीआरएस समेत 4 अहम बिलों पर होगी चर्चा। संसद में कल होने वाली चर्चा को लेकर विपक्ष की बड़ी रणनीति तैयार। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, तो कांग्रेस ने व्हिप किया जारी। रांची में जेपीएससी आंदोलन का 16वां दिन। ईडी जांच की तैयारी। छात्रों से बातचीत के छठे दौर में बैकफुट पर आई सरकार। पीओके चुनाव में बवाल से पाकिस्तान में बड़ा संकट। हिंसा के बाद घुटनों पर आई शाहबाज सरकार। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दिए संकेत। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ओर और मजबूत करने पर चर्चा की, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पे तनाव के बीच तेल और गैस की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत कराए ताकि कमर्शियल जहाजों की आवाजाही जारी रह सके। इस बीच अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाने वाले एक बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदार इस कदम के दायरे में भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जेडी वेंस की पीएम मोदी से जो बातचीत हुई है, उसके क्या है मायने? देखिए, कल तक तो खबर आ रही थी कि 100% टैरिफ लगाएगा भारत के ऊपर, और अचानक से जेडी वेंस जो है वो फोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया जी। देखिए, डिप्लोमेसी में कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किसने डायल किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अजीब कहानी है। बंदूक भी दिखा रहे हो, पीछे भी हट रहे हो, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, भारत के बगैर अमेरिका दुनिया में अपनी धाक, अपनी साख स्थापित नहीं कर पाएगा। आज हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान की साख उस स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचा दिया है। वहां जो सरकार की तरफ से बातचीत भी की जा रही है, ब्राजील का नाम लिया जा रहा है, चीन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम कोई साफ साफ ले नहीं रहा। आपने एक कानून आप लेकर के आए जिसे अभी उसमें बहुत समय बाकी है। कारण अभी जैसे हिंदुस्तान में राज्यसभा है, वैसे वहां सीनेट है, तो सीनेट ने पास किया है, लेकिन लोकसभा में भी पास नहीं होना है। लोकसभा में अभी 31 अगस्त तक वहां के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो सेशन में नहीं आने वाला। अब वो सेशन में आएगा, फिर उसके बाद पेश किया जाएगा, कब इसके ऊपर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, तो वो लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। और ट्रंप की सरकार ये गिदर भभकी वाली सरकार हो गई है। ये आए दिन कुछ न कुछ, लेकिन उससे तनाव तो बनता है। तो वो जो तनाव बढ़ा, तो और जेडी वेंस जो आगे अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे कभी, उन्होंने फोन खड़काया, और प्रधानमंत्री भी बड़ा डिप्लोमेटिकली उन्होंने बताया कि भाई, आपके बेटे के जन्मदिन की मुबारकबाद। बात हुई है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के रिश्ते की, और मैं आपको बता दूं, भारत ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पे अमेरिका के दबाव के अंदर भारत नहीं आने वाला है। भारत ने ये स्ट्रेटजी के तहत ये सोच लिया है कि अब मात्र 2 साल बचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ये अगला 2 साल किसी तरीके से चीज़ों को लटका के, घसीट के उसको पार कर जाना है। अब अगला कोई राष्ट्रपति आएगा जो कुछ सेंसिबल होगा, उससे बातचीत की जाएगी, उससे ही ट्रेड डील किया जाएगा। और इस बीच
डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है, जो भोंपू बजाना है, वो बजाते रहे। जी। और खबरों में अब बात अमित शाह के। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पिछला हफ्ता भी संसद में कोई काम नहीं हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अगर एंटी पेपर लीक बिल को छोड़ दें तो जो भी बिल पास हुए हैं वो बिना चर्चा के ही सदन से पास हुए। अब मॉनसून सत्र के महज 4 दिन और बचे, क्योंकि 13 अगस्त तक ही मॉनसून सत्र चलेगा। संसद में गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल संसद में गतिरोध खत्म हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह कल संसद में मौजूद रह सकते हैं। कल संसद में 4 बिल पेश होंगे, जिसमें 2 बिल केरल को केरलम करने वाला और सहकारिता से जुड़ा बिल भी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा एक बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश कर सकते हैं। सरकार FCRA और परिसीमन बिल भी संसद में पेश करने की तैयारी में है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा हंगामेदार। देखिए, हंगामा तो होगा ही। देखिए किस तरीके से संख्या को पूरा करने की बात की जा रही है। संसद के सत्र शुरू होने से पहले ही सवेरे सवेरे 10 बजे शरद पवार के 8 लोकसभा के सांसद वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मतलब कुनबा विपक्ष का धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। FCRA कानून को लेकर के अमित शाह पहले ही बता चुके हैं कि वो बिल जो है इस बार पेश किया जाएगा। परिसीमन जिसके ऊपर इतना बवाल चल रहा है उसको भी पेश किया जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब, इस बात को समझिए। जिस हिसाब से सरकार बैकफुट पे गई छात्रों के आंदोलन के समय, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, तो सरकार अब इसमें अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो बैकफुट पर नजर आए। तो इतना जो FCRA के बारे में चर्चा हो गई, परिसीमन के बारे में चर्चा हो गई, तो सरकार इस सेशन में कि हमने अपने हिसाब से अपना काम कर लिया, चाहे वंदे मातरम पास हो गया हो, चाहे और भी जो कानून जो है जो लाने के लिए ये लोग तैयारी में थे वो तो आ ही गया, लेकिन कम व्हाट में ये FCRA अब ये प्रेस्टीज इशू बन गया है। ये परिसीमन प्रेस्टीज इशू बन गया है और इसलिए तमाम सांसदों को जो NDA कुनबे के हैं उनको कहा गया है कि भाई सारे लोग रहेंगे। वैसे जनरली क्या होता है कि जब सेशन का अंत आना शुरू हो जाता है तो 2-3 दिन पहले ही सारे लोग जो है अपना फैमिली के साथ, टिकट के साथ वो कहीं कहीं बाहर जाने का जो है वो तैयारी कर लेते हैं। और अगर खबर तो ये भी है कि अगर 4 दिनों तक ये बवाल मचता रहा, संसद में कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अगस्त के बाद 3-4 दिनों के लिए स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। तो सरकार की तैयारी पूरी तरीके से है। ये क्यों? क्योंकि सरकार बैकफुट पे नजर नहीं आना चाहती। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और खबरों में अब बात विपक्ष की तैयारी की। संसद के मॉनसून सत्र में कल होने वाली कार्रवाई को लेकर सियासी हलचल तेज है। एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष में ही उठापटक शुरू हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में मौजूद रहने और पार्टी का रुख जो है उसका समर्थन करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इन दिनों संसद में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सांसदों से सुबह 11 बजे से लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक मौजूद रहने को कहा है। लोकसभा सांसदों के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस के इस कदम से संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में संसद में कई अहम और विवादित मुद्दों पर तीखी बहस होने वाली है। यहाँ पर विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन जिस तरह से शरद गुट के 8 सांसद पीएम मोदी से मिल रहे हैं उसको लेकर सबसे ज्यादा खलबली विपक्ष में। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इस तरह के व्हिप को जारी किया जाए 3 लाइन के, भाई सारे लोग रहेंगे। क्यों? नहीं रहने की भी आशंका थी। भाई एनडीए की तरफ से भी गाइडलाइंस दिया गया है तो भाई सारे लोग रहेंगे, तो सारे लोग रहेंगे तो मतलब रहेंगे। आपको व्हिप जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? और आपने खुद भी किया और अखिलेश यादव से भी करवाया। बाकी लोग तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों का क्या स्टैंड है, चाहे वो FCRA हो, चाहे फिर वो परिसीमन का मसला हो, वो राहुल गांधी के पल्ले नहीं पड़ा। राजनीति
एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही दूसरे तरीके से खेले जाने वाला एक खेल है। राहुल गांधी इसके कच्चे खिलाड़ी हैं। अब देखिए, कल तक आपके साथ थे डीएमके की तरफ से कह दिया गया कि भाई परिसीमन का पर से हम विरोध नहीं कर रहे थे, दरअसल हमें कुछ ऑब्जेक्शंस थी, वो ऑब्जेक्शंस पूरे हो गए। अब सरकार नए फॉर्मेट में जो लेकर के आ रही है परिसीमन, हम उसके साथ हैं। यही बात शरद पवार की पार्टी ने कह दिया, तो 8 उधर 22 इधर। आप समझिए संख्या कैसे कैसे उलटफेर हो रहा है। पिछली बार मात्र 51 वोट कम था, इस बार 51 वोट से कहीं ज्यादा इनकी तैयारी हो गई। 20-20 सांसद ममता बनर्जी के इधर आ गए, तो संख्या तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया। बताया जा रहा है कि जितनी 2/3 मेजोरिटी से 6 से ज्यादा सांसदों का जो समर्थन आ गया, अकाली दल भी साथ में आ गई। तो ये सारी चीजें हो रही है और राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप किस चीज के लिए और क्यों आप विरोध कर रहे हो। विरोध करने की बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो नजर ये कि वो इतने बड़े बड़े फैसले, जो ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं, चाहे FCRA हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन का हो, या फिर डिलिमिटेशन का हो, परिसीमन का, ये सब ऐतिहासिक फैसले हैं। और ये ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, उनका नाम होगा, उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपनी पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, और खबरों में अब बात रांची प्रोटेस्ट की। रांची में जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से करा सकती है। प्रदर्शनकारी 2 जुलाई को आयोजित 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ियां की गई। ये मामले की जांच अब सीबीआई या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र समिति से कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत का छठा दौर जारी है। रांची के गेस्ट हाउस में हुई बैठक में आइसा समेत कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इससे पहले हुई 5 दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला था। आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो छात्रों को न्याय मिलेगा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची प्रोटेस्ट किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए, अब तो लग रहा है कि सॉल्यूशन की तरफ जो है वो कदम ले लिया गया है। 3-4 प्रमुख मांगे थी जिसके ऊपर टेक्निकली वहाँ की सरकार वो एग्री कर रही है। एक कि एग्जाम जो है वो निरस्त किया जाएगा, तो ये कल शायद इसकी घोषणा हो जाए। और कल अभी जो कुछ न्यूएंसेस बाकी है कि जैसे इसके ऊपर सीबीआई, ईडी, इन सब का की जांच कराई जाए। अब सूत्र बता रहे हैं कि उस पर भी ये लोग एग्री करके, लेकिन जब मीटिंग हो रही थी 4th राउंड की, तो सरकार की तरफ से कुछ जो है ऑब्जेक्शंस था। उनका ये कहना था कि हम ऑलरेडी पकड़ रहे हैं, हम ऑलरेडी इन लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं, तो कोई बाहर की एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छात्र इस पर मान नहीं रहे और वहाँ किसी की इस्तीफे की तो मांग हो नहीं रही थी, इसलिए पॉलिटिकल डिमांड तो कुछ था नहीं। तो लग रहा है कि आज रात वो सारी चीज़ें जो है वो एक बड़ी जीत छात्रों की, और तारीफ करनी पड़ेगी कि वहाँ जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने घुसने नहीं दिया। वहाँ कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे, कोई हिंदू विरोधी नारे वहाँ पर नहीं लगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को वहाँ पे बिल्कुल वर्जित कर दिया गया। और ये खासियत रही, जिस तरह के कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट के अंदर हमने तमाम तरह की गंदगी देखी कि कैसे वहाँ पे गाली गलौज चल रहा था, कैसे वहाँ पे शराब जो है लोग पी करके वहाँ पे आंदोलन में थे, कैसे ड्रग्स लिया जा रहा था, रात में रेप पार्टी हो रही थी, और वहाँ से माने कॉन्डोम्स का जो है वो भंडार निकला। ये प्रोटेस्ट के नाम पे कॉकरोचों ने किया। और एक साफ सुथरा पवित्र आंदोलन कैसा होता है, ये रांची के छात्रों ने देश के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है। सही कहा है आपने सर। और खबरों के आखिर में बात पीओके चुनाव में बवाल की। पाक कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी धांधली और हंगामे के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं।
बेकाबू हालात पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। कई इलाकों में चुनाव रद्द करने और भारी जनाक्रोश के बाद इस्लामाबाद तक बगावत की आग पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बैकफुट पर है। पार्टी के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताते हुए अब कहा है कि बड़ी संख्या में लोग देश के हित में अपनी आवाज उठा रहे हैं और जल्द ही उनसे बातचीत की जाएगी। पीओके में जो हुआ उसके बाद जो शहबाज सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, शहबाज सरकार को तो लीज ऑफ लाइफ मिल गया, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो ये कि सारा खेल मुनीर ने रचा था और मुनीर राष्ट्रपति बनना चाह रहा था, वहां पे अपनी हुकूमत वो काबिज करना चाह रहा था पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इनके साथ जो पहला धोखा हुआ, जो सबसे पहले जो रेड फ्लैग जो है वो वेव किया गया, वो अमेरिका की तरफ से। अभी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर का नाम तक नहीं लिया। ईरान के बारे में चर्चा हो रही थी तो कुवैत का नाम आ गया, कतर का नाम आ गया, तुर्की का नाम आ गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा। कारण यह है कि जब भी वहां पे कोई आर्मी की हुकूमत होती है तो वो दरअसल पेंटागन से ग्रीन सिग्नल मिले बगैर, पाकिस्तान में आज तक कोई कू नहीं हुआ, कोई आर्मी चीफ जो है वहां पे राष्ट्रपति नहीं बना। यह अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलना जरूरी है और वहां पे स्थिति इस तरीके से बन जाए, इसलिए मुनीर ने गोलियां चलवाई, बवाल कटवाया, सब कुछ हुआ। और वहां का होम मिनिस्टर भी कह रहा था कि नहीं, अब तो लगता है कि मुनीर साहब भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये गेम प्लान था, लोगों की हत्या कराकर, माहौल को बिगाड़कर, जिस तरह से हिंदुस्तान में ये पहलगाम करवा करके ये फील्ड मार्शल बन गया, ये कश्मीर के अंदर कत्लो गारत करके वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश में था, वो गेम फेल हो गया। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है, अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि इन फ्रॉड लोगों से दोस्ती जो है नुकसानदेह ही है। तो ये सारी चीजें चल रही है और इसलिए वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। वहां से जो है वो अमेरिका ने कहा कि नथिंग डूइंग, जो करना है यहां पे, अब आर्मी रूल को तो समर्थन नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ की तरफ से कहकर तुरंत बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जो सरकार है, सरकार की तरफ से गोलियां नहीं चलाई जा रही थी। सरकार जो है वहां पे कत्लो गारत के फेवर में नहीं थे। ये आर्मी की तरफ से, ये मुनीर की तरफ से ये जो है सारा कुछ किया जा रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि वहां वापस जो है नॉर्मलसी लौटेगी, लेकिन इतना सब कुछ हो चुका है, ये लौटाना कि भाई नॉर्मल हो जाए पाकिस्तान में सब कुछ, ये इसमें अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।